हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान में से भाग 3 से लिया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिया गया है, बिल ऑफ राइट के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और कुल 24 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, मीन्स इसका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपका आंसर क्या होगा, 7। और उसके बाद जब 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसको किस में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हमारे पास वर्तमान में मौलिक अधिकार बचे, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 32 तक है। और अनुच्छेद 12 और 13, क्योंकि 5 से 11 तो हमने किस में पढ़ा था, नागरिकता में पढ़ा था, तो जो ये 12, 13 है वो देख लो क्या है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा है, किसकी बात कर रहा है ये, अनुच्छेद 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, मीन्स वे सभी संस्थाएं जो प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करें क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, तो ये किससे लिया गया है, यह मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है, मीन्स इसमें कहा गया कि संसद जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को कम करता है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करेगा या समाप्त कम करता है, तो वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा। जो ऐसा कोई अधिकार या ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को कम कर सके। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 13 में कहा गया। अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पर कि जो ये मौलिक अधिकार थे, ठीक है, इनको बनाने का कार्य किसको दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इन्होंने कहा अधिकार 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से अधिकार की बात कर दी, सामाजिक और दूसरा आर्थिक। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया कि जो सामाजिक है और आर्थिक है, 2 तरीके के अधिकार की बात कही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो सामाजिक अधिकार है, इसे लागू करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसे नाम दिया गया मौलिक अधिकार, और किसमें, भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया। जो आर्थिक अधिकार की बात की गई, इसे लागू करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, धन की ज़रूरत होगी, और इसे किसमें, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बना दिए गए। ठीक है, इस तरीके से 2 तरीके के अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार और हमारे पास सामाजिक और आर्थिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में हमारा आ गया भाग 3 मौलिक अधिकार। अब देखो ये जो मौलिक अधिकार है ना, इसमें याद रखना कि ये मौलिक अधिकार जो होते हैं देशी और विदेशी, ठीक है, दोनों को ही मिले हुए हैं। लेकिन जो 15, 16, 19 और 29 एंड 30, ये जो 5 आर्टिकल है, नोट कर लेना, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये 5 अधिकार केवल और केवल, ठीक है, देशी को मिले हैं, ये विदेशी को नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सारे ही विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मौलिक अधिकार की। तो हमने क्या कहा कि कितने अच्छे हैं, तो सबसे पहला अब हमें क्या देखना है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो इक्वेलिटी, ई आप देखोगे तो ABCDE 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुल कितने आर्टिकल होंगे, 5 आर्टिकल होंगे, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल हो गए। 5 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो 14 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसमें क्या देखेंगे, जो अनुच्छेद 14 है यानी कि आर्टिकल 14 है, उसमें क्या कहा गया, इसमें 2 बात कही गई। 2 बात क्या कहा गई, पहले कहा गया कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, मीन्स विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि अगर दंड मिले तो सबको बराबर और अगर पुरस्कार मिले तो भी बराबर। ठीक है, 15वां कहा गया, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, निवास स्थान के आधार पर उससे आप पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। मीन्स जो पब्लिक प्लेस है
वो सरकार की संपत्ति है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। वहाँ पर उसके साथ कोई भी तरीके का दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया? आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। इसमें नागरिकों को सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता दी गई। किसकी? अवसर की समानता की सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो 16(4) बना। आर्टिकल नंबर 16 का 4 जो पार्ट है, इसमें किसकी बात की गई? आरक्षण की बात की गई। और आरक्षण में ये कहा गया कि जो 2 जातियां हैं, कौन कौन सी? SC और ST, इनको कितना? 15% और इनको कितना? 7.5% का छूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो OBC है, OBC को क्या किया गया? कोई संविधान में आरक्षण नहीं दिया गया और OBC के लिए आर्टिकल 340 बना दी गई। कौन सी? 340 बना दी गई और इनको कोई आरक्षण नहीं दिया गया और बोला गया कि राष्ट्रपति कभी भी OBC के लिए आयोग बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए 1953 में, कब? 1953 में OBC के लिए पहला आयोग बना, ठीक है। कब बना? 1953 में OBC के लिए पहला आयोग बना, जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग, ठीक है। काका कालेलकर आयोग, ये याद रखना आपको, काका कालेलकर आयोग। जब ये आयोग बना तो इसमें क्या कहा गया कि जो OBC हैं, कुल कितने हैं? OBC की आबादी कितनी है? 52% और इनको कम से कम 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई। कौन सी? काका कालेलकर रिपोर्ट या आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आयोग फिर आया, कौन सा? 1977 में आया। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसका नाम था JDU या जनता दल, ठीक है। अब जब जनता दल बनी तो इसने भी क्या किया? एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम रखा मंडल आयोग। क्या आयोग रखा? मंडल आयोग नाम रखा। दूसरा आयोग था, ये 1977 में बना था। इसमें भी सेम बात कही गई कि 52% की आबादी है और कम से कम 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हुआ क्या? 1990 में इस आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया और OBC को रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ, जो PM थे उस टाइम पे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कब? जब ये OBC का आरक्षण लागू हुआ, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। किसने किया? इंद्र सहानी केस के नाम से इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब इस केस में क्या क्या कहा गया OBC के बारे में? इसने कहा इस केस में कि OBC वह जाति है जो, पहला, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। दूसरा, OBC को आरक्षण 2 ही क्षेत्र में मिलेगा, एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए और दूसरा एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। तीसरा क्या कहा गया कि जो OBC है इसमें भी उन्हें आरक्षण मिलेगा जो क्रीमी लेयर की सीमा से बाहर हैं, ठीक है। वर्तमान में इसकी सीमा कितनी रखी गई है? 6 लाख रुपए की इसकी क्रीमी लेयर सीमा से, और जो इससे बाहर होंगे उन्हें ही क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, ठीक है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को। अब हम बात करते हैं चौथा, आरक्षण अधिकतम कितना होगा? कम से कम 50% होगा। ये बात कही गई किसमें? OBC जाति को कहा गया इस केस में, इंद्र सहानी केस में, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के OBC का आरक्षण भी आ गया हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं किसकी? 14 समझ आ गया, कानून का समझ, समानता और समान संरक्षण। 15 किसी के साथ भेदभाव नहीं करना पब्लिक प्लेस पर। 16 कहा गया सबको जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए सरकारी अवसर, आरक्षण की बात कही गई। और 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत करना होगा, ठीक है। मीन्स इसमें ये कहा गया कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता को संसद द्वारा गैर संवैधानिक घोषित किया जा चुका है। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिकार पारित किया। इसका वर्तमान नाम नागरिक संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 15 और 18, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 17 अनटचेबिलिटी का बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। मीन्स सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में क्या किया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 में। तो आपने क्या देखा? टोटल 14 से 15 तक के आर्टिकल्स देखे, किस में? समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी में, और सबको आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। फ्रीडम की बात कही गई है, मतलब अब फ्रीडम चाहे किसी की बोलने की हो, रहने की हो, काम करने की हो, ठीक है। तो ये बात की फ्रीडम की।
तो अब हम देख लेते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, कौन कौन सी है देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आर्टिकल 19 से 22 तक के बारे में हम देखते हैं। आर्टिकल जो 19 है, इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ठीक है, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी बना दिया गया और वर्तमान में अब हमारे पास कुल 6 ही प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब इसी में हमको क्या देखना है, 19(1)(a). ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता मीन्स विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता है उसे, झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004 से मिल गई थी। ठीक है, और सूचना का अधिकार RTI जो हमारा था वो 2005 से 12 अक्टूबर को लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्या, 19 का B, सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19B में। 19C में क्या हुआ, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए संगठन बनाने की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या संघ बनाने की व्यवस्था की गई, स्वतंत्रता दी गई। 19D में कहा गया भ्रमण करने की स्वतंत्रता, E में कहा गया निवास करने की स्वतंत्रता और G में कहा गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो इसमें कहा गया कि अपराध के लिए दोहरे दंड से सुरक्षित है। मीन्स अगर अपराध कर दिया है तो उसे उस अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो दूसरी बात कही गई आर्टिकल 20 में वो ये कहा गया आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। ठीक है, मीन्स गवाही से सुरक्षा। तो ये बात कही गई कि इसमें आर्टिकल 20 में दोहरे दंड से सुरक्षा। अब आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मीन्स जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, बहुत ही जरूरी है। जीवन का अधिकार इसमें शामिल है और समय के साथ इसकी परिभाषा बदलती है। ठीक है, 1978 में मेनका गांधीवाद में मानव गरिमा को जीवन के अधिकार में जोड़ा गया था। किसको, मानव गरिमा को जीवन अधिकार में जोड़ा गया था। कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के शरीर और प्राणों को किसी अन्य प्रक्रिया से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, समझ आया कि अगर कोई उस पर कानून की प्रक्रिया चल रही है तो किसी भी व्यक्ति के शरीर और प्राण को किसी अन्य प्रक्रिया से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 21(1) की या 21 का की बात करते हैं, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, शिक्षा के अधिकार की बात की गई, राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा और खाना मिलना चाहिए। और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया, शिक्षा के अधिकार को 21 का के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, गिरफ्तार और निवारक निषेध कानून के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति की अधिकार की बात कही गई है। मतलब समझो, इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस व्यक्ति को 2 प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को 2 तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं। पहला सामान्य तरीका है और दूसरा विशेष तरीका है। अब जो ये सामान्य तरीका होता है, इसमें क्या होता है, अपराध करने के बाद पकड़ना, और विशेष तरीका क्या है, अपराध करने से पहले पकड़ना। ठीक है, अब गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के अधिकार, ठीक है, यानी उनके पास भी अधिकार हैं। क्या अधिकार है वो देखो, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। जैसे ऐसे नहीं कि कोई आया और उठा के लेके चला गया। ठीक है, क्या अधिकार है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। अपनी पसंद के वकील से बचाव व विचार विमर्श का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर किसी जज के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने ले आना चाहिए और वकील से वो अपना बचाव करवा सकता है, बात विमर्श कर सकता है, और गिरफ्तारी किस कारण से हो रही है इसको ये भी बताना होगा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के अधिकार हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या है आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है ये देखो। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हो। ठीक है, और क्या कहता है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। मतलब समझो, मानव व्यापार का प्रतिषेध कहा गया, बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया। 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 23 से। मीन्स फोर्सफुली किसी से भी आप काम नहीं करवा सकते हो। किसमें कहा गया, आर्टिकल 23 में कहा गया। आर्टिकल 24 में कहा गया किसके बारे में,
बाल श्रम के बारे में कहा गया कि बाल मजदूरी को समाप्त किया गया। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर रोजगार पर हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो काम नहीं करेंगे किसी भी कारखाने में। इसके लिए बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमितकरण अधिनियम 1986 में पारित कर दिया गया, ये भी याद रखना है। ठीक है, मानव व्यापार का प्रतिषेध, इसका मतलब है कि आप अपना अंग दान कर सकते हो लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते हो, ये कहा गया आर्टिकल 23 का में। ठीक है, तो इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार दो हैं। एक है कि आप अपना देह व्यापार नहीं कर सकते हो, उसे आप डोनेट कर सकते हो ऑर्गन, और दूसरा आप श्रम, जो बच्चे हैं किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हो, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स रिलीजियस फ्रीडम है। यहाँ पर 25 से 28 तक की बात कही गई है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के प्रबंध में किया जा रहा हो। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में समझो, चंदा मांगना है ठीक है, ओके, बट आप फोर्सफुली किसी से चंदा नहीं कलेक्ट कर सकते हो, ये कहा गया आर्टिकल 27 में। 26 में कहा गया कि आप गणेश चतुर्थी मनाओ, ठीक है, कोई भी आयोजन कर सकते हो, आपको अपने अपने त्यौहार मनाने की, अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है मूर्ति लगाओ, पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूल संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 28 में कि किसी भी राज्य के शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोचिंग्स हो, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है आर्टिकल 28 में। और ये किस में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर तो है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 दो ही हैं इसमें। आर्टिकल 29 कहता है नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, इसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब कोई भी नागरिक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि को सुरक्षित रख सकता है, ये याद रखना है। किस में कहा गया? आर्टिकल 29 में। 30 में क्या कहा गया? ये अधिकार केवल किसके लिए बनाया गया? अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया। हिंदुओं को छोड़कर सभी जाति अल्पसंख्यक हैं, ये अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को सहायता देते समय सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मीन्स निजी संस्थानों को खोल सकते हैं, किससे रिलेटेड? शैक्षणिक से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से 29 और 30 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा है ये, जो आर्टिकल 32 की बात करता है। ठीक है, अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता था? आपका आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 12। लेकिन अगर बात करते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को कहा जाता है, याद रखना वो भी बात। ठीक है, अब क्या देखना है आपको? सेकंड पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती होती है तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5 रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सा? बंदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये देखो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया, यानी जिसे गिरफ्तार किया गया उसको क्या करना है? किसी भी न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाए। ठीक है, परमादेश क्या होता है? अगर कोई कार्य समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसको पूरा यदि समय पर पूरा ना किया जाए तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को क्या करेगा? आदेश देगा। प्रतिषेध, यदि कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए फिर भी वो कार्य किया जा रहा है तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को उसे रोकने का आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण क्या होता है? जब किसी मामले को नीचे से ऊपर भेजना हो, ठीक है, नीचे से ऊपर भेजना हो, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कहते हैं, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफ़र करना होता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि उसने किस योग्यता से यह पद धारण किया है। ठीक है, तो ये 5 टोटल रिट होते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है।
सामान्य काल में मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन आपातकाल में इनमें कटौती की जा सकती है। लेकिन जो आर्टिकल हमारा 20 और 21 है उसमें तब भी कटौती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आपको मैंने क्या बोला था 12 से 35 तक, तो आर्टिकल जो 33 है वो भी देख लो क्या है। जो आर्टिकल 33 है उसमें सेना होती है, आर्मी या अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस होते हैं, गुप्तचर होते हैं, विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, मीन्स चाहे वो सेना हो, आर्मी फोर्स हो, पुलिस हो या कोई गुप्तचर विभाग से हो। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारियों की अधिकार में कटौती की जा सकती है। किसमें? आर्टिकल 33 में। ठीक है, आर्टिकल 34 है, यदि भारत में कहीं भी युद्ध, दंगे आदि हो जाए तो वहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि फौजी शासन लागू हो सकता है और वहाँ के मौलिक अधिकारों में कटौती भी की जा सकती है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया? मौलिक अधिकारों के बारे में कानून संसद बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगा? कानून ही संसद बनाएगी। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? सामान्य काल में सारे मौलिक अधिकार लागू होते हैं। आपातकाल में वही है कि आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा और 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, और बाकी शेष मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात हो गई किसमें? राइट टू फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हमने डिस्कशन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।